तेरे जैसा यार कहां कहां ऐसा याराना। मेरे दोस्तों, ये लाइन कंप्लीटली फिट हो रही है भारत और रूस के संबंधों पे, क्योंकि ये ऐतिहासिक संबंध, इनकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। और अब भारत के लिए भी कोई एक देश तन मन धन से हर स्थिति में खड़ा रहा, अच्छे और बुरे वक्त में भारत का साया बन के साथ चला, वो देश रशिया है। और उस रशिया यानी रूस के साथ में भारत के संबंध भी उसी प्रकार से मजबूती से जुड़े रहे। मेरे दोस्तों, भारत और रशिया के रिलेशंस को लेकर के बीते कुछ समय से ये अनुमान, ये एक तरह से आइडिया लगने लगा था कि शायद अब रिलेशंस में वो बात नहीं रही। निश्चित रूप से भारत सरकार के कुछ ऐसे निर्णय रहे जिनसे कि हमारा झुकाव वेस्ट की तरफ होता हुआ नजर आया। उसके परिणाम भी भारत ने देखे ही हैं, उसके सबके ऊपर मैं विश्लेषण करने वाला हूं। लेकिन भाई, भारत ने अपनी उस मित्रता का परिचय एक ऐसे एक्शन से दिया जो कि बहुत पहले हो चुका, लेकिन दुनिया के सामने नहीं था। दुनिया के सामने जब आया ये बहुत ही नजदीक समय में, तब फिर लोगों को एहसास हुआ कि अरे वाह जी वाह, ये ऐसी बॉन्डिंग है। वो बॉन्डिंग क्या है, आपको प्रसन्नता निश्चित रूप से होने वाली है। तो फिर शुरुआत करेंगे। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक और आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ में हैं तो परिवार का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब करिए फॉर ट्रूथ, इनसाइट एंड इंपैक्ट। एक शुभकामना, एक बधाई आप सभी को भी कि बहुत कम समय में आपके इस चैनल ने अपने 50,000 के परिवार को पूरा किया है। अगले माइलस्टोन के ऊपर बढ़ेंगे आप सभी के सहयोग से। साथियों, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब को। ये दोनों देश, भारत और रशिया, ऐतिहासिक रूप से एक काफी मजबूत रिलेशन को दिखाते हैं। फिर वो चाहे 1971 का वॉर हो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, या फिर 1947-48 के आसपास जो कश्मीर के इशू डेवलप हुए थे उन सब में, चाहे फिर वो डिफेंस के रिलेशंस हो, बहुत हर मुद्दे पर रशिया भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा। भारत ने भी अपनी मजबूत भूमिका निभाई। लेकिन बीते कुछ समय से, जब से इस दुनिया में एक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माहौल ऐसा बनाया जिससे कि चीजें थोड़ी इनबैलेंस हो रही हैं, लेकिन वो जो बैलेंस खराब हुआ है उससे मुझे लगता है दुनिया का प्रॉपर एक अच्छा अलाइनमेंट डेवलप हो जाएगा। हो ये रहा है कि जैसे ये चुनाव में थे, इस बार सेकेंड टर्म का जब फाइट कर रहे थे इलेक्शन, तो इन्होंने दो वादे बड़े खुल करके किए थे, क्योंकि अभी रिसेंटली 6 महीने पूरे किए इनकी सरकार ने। इन्होंने कहा था कि भाई साहब सुनिए, जब मेरी सरकार बनेगी मैं दो काम करूंगा। फर्स्ट, आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसको तो ये मेक अमेरिका अलोन उस पोजीशन में लेके जा रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने बोली थी कि जैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे 24 घंटे के भीतर भीतर रशिया और यूक्रेन का वॉर रुकवा दूंगा। दूसरी चीज, इजराइल और हमास के बीच का जो टेंशन है वो भी कंप्लीटली, गाजा इशू भी समाप्त हो जाएगा। 24 घंटे तो कभी के बीत गए, 6 महीने इस सरकार को हो गए। अब अमेरिका भी परेशान, डोनाल्ड ट्रंप भी परेशान, सब तरह से हाथ पैर मारने के बाद में हाथ में कुछ नहीं आया। फिर बदजवानी का दौर शुरू हो गया कि जो ट्रंप है, जो पुतिन है, वो पूरी तरह से पागल है। हर तरफ से बयानबाजी, दबाव डालने के काम, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि नाटो का एक सदस्य बढ़वा लिया जाए। मतलब व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उनकी इच्छा को पूरा किया जाए और नाटो का एक सदस्य बढ़ जाए। रशिया बोल रहा है कि भैया ये हम होने नहीं देंगे, हमारे करीब नाटो को बहुत ज्यादा नहीं आने दिया जाएगा। तो 2014 से ही आपको पता है, क्रीमिया का जब से इशू शुरू हुआ था, वहां से लेके आज तक 2022 में आकर के जब ये मुद्दा और भड़क गया, जेलेंस्की वर्सेस पुतिन का मुद्दा ज्यादा भड़का, तो उसके बाद से ही बात चल रही। जो बाइडेन पूरा प्रयास कर चुके थे, लेकिन ट्रंप ने तो कह दिया था कि भाई उनको तो इन्होंने पागल बनाया, मुझे नहीं बना सकते। देखिए आगे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो साहब ये मुद्दा चल रहा। अब चलते चलते हो क्या, अमेरिका ने सारे हथियार अपना लिए। अमेरिका ने रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से, जिसका बैंकिंग सिस्टम है पूरी दुनिया उसके ऊपर लगभग आश्रित है, उससे बाहर किया। रशिया ने अपना इंडिपेंडेंट बना लिया। वो दबाव डाल रहे हैं कि भैया इसके साथ ऑयल ट्रेड कोई नहीं करेगा, ऑयल ट्रेड आप नहीं करोगे, क्योंकि रशिया को, इंडिया को भी बोला ना 500% सैंक्शंस लगाएंगे, ये सब वो सब बात मैं करूंगा। लेकिन मामला चल रहा है, दूसरे देशों से कहा जा रहा है भैया ऑयल का कोई ट्रेड करोगे ना, कोई भी ट्रेडिंग करोगे आपको डॉलर में करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर के रशिया को बांधने की और खुद को ग्रेट बनाने की प्रयास हर एंगल से किए गए, लेकिन दुर्भाग्य से, उनके दुर्भाग्य से यह सफल नहीं हो पाए। तो यहां पे अल्टीमेटली क्या हुआ, जब अमेरिकी सरकार भी परेशान, तो इनके डिफेंस डिपार्टमेंट ने इनके हथियारों की सप्लाई रोक दी। मेरे दोस्तों, यूक्रेन के हथियारों की सप्लाई रोक दी। ट्रंप ने कहा अरे बाबा हमें तो पता नहीं, क्यों? क्योंकि रशिया ने जब एकदम अटैक किए तो उन्होंने बोला कि भैया हमें एरियल डिफेंस सिस्टम तो दो, आसमान से बचेंगे कैसे? तो स्पेशल राइट्स का यूज करते हुए इन्होंने हथियार इनको दे दिए अमेरिका के खजाने से निकाल के, क्योंकि अमेरिका ने खुद ने कहा, वहां की जो सचिव है उन्होंने कहा, पीट हेग्सेथ उनका नाम है, कि भाई साहब हमारे खुद के पास हथियार कम है, लेकिन अब प्रेसिडेंट का ऑर्डर है तो सर क्या होगा, स्पेशल अधिकार है, इन्होंने दे दिए। मामला आगे बढ़ता रहा।
अब एक ऐसे लेवल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए तो उन्होंने जाकर के अभी पूछा, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, डेट बताता हूं, 15 तारीख की, जुलाई 15 की, कैन यू हिट मॉस्को? ट्रंप ने जेलेंस्की से पूछा, कैन यू हिट मॉस्को, कैन यू हिट सेंट पीटर्सबर्ग? हमला कर दोगे मॉस्को पे, हमला करोगे सेंट पीटर्सबर्ग पे? मतलब अब डायरेक्ट अटैक की बात एक प्रेसिडेंट दूसरे प्रेसिडेंट से कर रहा है। मतलब शर्म का एक चरम यहां पे आ चुका है। खबर बड़ी वायरल हुई, वीडियोस वायरल हुए। अब इस सारी इन बातों को चलते निजी तौर पे आग्रह कर दिया, लेकिन हाथ क्या लगा? कुछ नहीं। दूसरी तरफ सैंक्शंस ऑन रशिया, ईयू ने जो सैंक्शंस लगाए, और ईयू ने सैंक्शन लगा करके बहुत सारे जहाजों पे बैन लगा दिया कि भैया पेट्रोलियम की सप्लाई कोई नहीं करेगा। और 18th पैकेज जब इन्होंने मैडम के हवाले से लगवाया, जिसमें कहा गया कि अब जो प्राइस कैप है वो अप्रॉक्स 46 या 47 यूएसडी के आसपास लाकर के छोड़ दिया इन्होंने कि इससे महंगा तेल कोई रशिया से नहीं खरीदेगा, यदि खरीदेगा तो उससे वो हमारा एक तरह से दुश्मन हो जाएगा, हम उससे फिर ढंग से निपट लेंगे, उसके साथ में व्यापार संबंध तोड़ देंगे, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें हुई। अब ये 18वां पैकेज क्या है ये समझ लीजिए। जब से ये वॉर शुरू हुआ है, यूक्रेन रशिया का टेंशन, तब से 18वीं बार इन्होंने एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाने का, प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया है, और ये 18वां है। ठीक है, अब भारत और रशिया के बीच के रिलेशन ऐसे हैं मेरे दोस्तों कि भारत बहुत टाइम से, आप देखिए जब से ये शुरू हुआ 2022 से 2022 तक आप देखेंगे तो अप्रॉक्स 2% ट्रेड जो है वो ऑयल का इंडिया और रशिया के बीच होता था, 2%। आज वो अप्रॉक्स 40% के आसपास पहुंच गया। यानी भारत ने अपना कमिटमेंट दिखाया और भारत ने बात को साफ कह दिया कि भैया हम हमारा निर्णय करना जानते हैं, हमारे हिसाब से हम निर्णय कर लेंगे। मैडम की बात को सुनी अनसुनी कर दी। दूसरी चीज, उधर से मार्क रूट ईयू से कहलवाया, खुद ने अनाप शनाप बात की, जेलेंस्की को कह रहे हैं अटैक कर दीजिए। तीसरी तरफ सर मार्क रूट को आगे किया, जो कि नाटो के महासचिव हैं, कि भैया 50 दिन में यदि मामला शांत नहीं होता, 50 डेज का टाइम है, उसके अलावा अगर ये बढ़ते हैं आगे तो हम क्या करेंगे, सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे। सेकेंडरी सैंक्शंस मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, ब्राजील, चाइना, इंडिया और बाकी सहयोगी देश रशिया से ट्रेड करेंगे, उनके ऊपर सेकेंडरी टैरिफ्स लगने शुरू हो जाएंगे। अब यहां पे मार्क रूट को आप देख सकते हैं, जो कि ओवल हाउस में जो बैठे हैं, ओवल रूम या ओवल, इसको ये है एक तरह से राष्ट्रपति भवन जो है व्हाइट हाउस, उसका एक हिस्सा है, अंडाकार शेप में है, इसलिए इसको ओवल हाउस भी बोलते हैं। तो मार्क रूट ने अपनी बात कह दी। अब मार्क रूट की बात का भी प्रभाव भारत पर निश्चित रूप से पड़ना चाहिए था। अब यहां पे क्या आया सर, ट्रंप थ्रेटन्स रशिया विद टैरिफ इफ यूक्रेन वॉर इज नॉट रिजॉल्व इन 50 डेज। द हिंदू ने कवर किया 50 दिन, वही मार्क रूट वाली बात ट्रंप ने खुद के मुंह से भी कही। तो हर तरफ से इनको निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। और कुछ दिन पहले यदि आप देखेंगे तो अमेरिका ने रशिया को कंट्रोल करने के लिए सोचा कि भाई इसके साथियों को कंट्रोल कर लो, चाइना और भारत, चाइना और इंडिया, यस। अब इनके लिए इन्होंने एक अनाउंस क्या किया, इकोनॉमिक बंकर बस्टर। जब इन्होंने इजराइल के साथ में मिलकर के ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, फोर्डो पे स्पेशली जो उन्होंने यूज किया था बंकर बस्टर, इन्होंने कहा कि यार ये एक बंकर है, अमेरिका तो जो रशिया तो टूट नहीं रहा, हमने इसको स्विफ्ट से बाहर कर दिया, हमने इसके पेट्रोलियम जो ट्रेड है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, हमने इसके दूसरे सहयोगियों को कम करने का प्रयास किया, टूटता नहीं, यानी बंकर बड़ा मजबूत है। और उस बंकर में कौन है, उस बंकर में 2 देश मेजर हैं, वो एक है इंडिया, एक है चाइना। इन्होंने कहा कि भैया उनके साथ जो ट्रेड करेगा उसके ऊपर हम 500% का टैरिफ लगा देंगे, 500% का टैरिफ। तो टैरिफ हुआ कि कोई बवाल हुआ, कोई भूत हुआ, इनके समझ से परे है। लेकिन साहब धमकियां जो थी बैक टू बैक चलती रही। अब उम्मीद ये वो कर रहे थे कि इन सबके दबाव में चीन और इंडिया आ जाएंगे, तो हिंदुस्तान के ऊपर दबाव की उम्मीद उसे ज्यादा थी। क्यों थी उसके ऊपर मैं बात करूंगा। अब जब ये सब क्रम चल रहा था तो हमें ये सैंक्शन एक्ट वगैरह सारे ला करके बैठे, भाई ये बोले हम लाएंगे। अब अटैक किस पे करें, कंट्रोल किसे करें? रशिया के 2 ही साथी, एक लेफ्ट एक राइट, एक चाइना एक इंडिया, एक चाइना एक इंडिया, कंट्रोल किसे होगा, कैसे होगा? तो जब इस त्रिमूर्ति को देखा गया, ट्रोइका को देखा गया, जब इस आरआईसी के ग्रुप को देखा गया, तो अमेरिका को कंट्रोल करना है इन्हें। अब ये 2 है, नंबर 1 और नंबर 2। तो चलिए सब पहले नंबर 1 को देखते हैं। नंबर 1 की तरफ जब डोनाल्ड ट्रंप गए तो डोनाल्ड ट्रंप तो घबरा गए, भाई उसके तो ये क्या माहौल चल रहा है ना, समझ रहे बात। इनका तो एक अलग ही ट्रॉइका बना बैठा है। रिसेंटली अगर आप चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं कि जिसमें चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया ने जबरदस्त तरीके 3 देश एक जगह आए हैं। ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो मेरे दोस्तों जब यहां पे ये माहौल बना कि भैया ये तो नॉर्थ कोरिया के साथ है, किम जोंग उन के साथ है, तो किम जोंग उन यानी नॉर्थ कोरिया मधुमक्खी का छत्ता भी, इसमें हाथ नहीं डालेंगे वरना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो सर फिर सीधा सरल सी बात बची कि इंडिया से उसे उम्मीद थी कि इंडिया को तो कम से कम मैं अपने साथ में ले ही लूंगा।
अब भाई उम्मीद होने का कारण था, उम्मीद होने का कारण था, उस पे जाऊं उसके पहले कि असल में उम्मीद टूटी क्यों, ये देखिए। उम्मीद टूटी इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी एक भूमिका निभाने का प्रयास किया भारत और पाकिस्तान के सीज फायर में, जो कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया था, भारत की सर आंखों में खटक गया, क्योंकि भारत ने इस बात को ऑफिशियली क्लियरली बोला कि भैया जो सीज फायर हुआ वो पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पे हिंदुस्तान ने किया, तुम्हारा कोई इंटरवीन, तुम्हारी कोई बात थी ही नहीं। उसके बाद ये बंदा लगभग 24-25 बार ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे बोलता है कि भाई हमने सीज फायर करवा दिया। भाई आपने सीज फायर करवा दिया। आसिफ मुनीर जो कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, उनको बुलाया गया और बुला करके लंच पे बैठते हैं। उसके बाद में आसिफ मुनीर बाहर आकर के बाद बोलते हैं कि हाँ जी हाँ, इन्होंने ही कराया था, इनको तो शांति का नोबेल मिलना चाहिए। तो ट्रंप बड़े खुश हो गए। ठीक है सर, अब वो समझ रहे हैं ना, एक पुराना एक अजीब सा विचार है कि जिसने कुछ मीठी बात कह दी उसी से खुश, जिसने थोड़ा सच्ची बात कह दी उससे नाखुश। तो एक राजा एक अलग टाइप का सर है ना। तो देखो सर आगे क्या हो रहा है। अब यहां पे सर दोनों के संबंधों के अंदर खिंचाव दिखने लगा। अब आप देखिए कि इस क्रम के अंदर जब ये टैरिफ वॉर का गेम शुरू करते हैं, टैरिफ वॉर के गेम में सीधा स्टेटमेंट था कि टैरिफ वॉर क्या है, एक बहुत शानदार टूल है जिसका यूज मैं नेगोशिएशन के लिए करता हूं। ये बोलता भैया मुझे सिर्फ एक लेटर भेजना है, एक पत्र भेज दो, पत्र भेज दो, उस दबाव में सामने वाला होगा, फिर अपने पक्ष में कोई भी ट्रेड डील कर लीजिए। भारत को भी दबाव में लिया जा रहा है, ट्रेड डील करने की तैयारियां हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर वो चाह रहे हैं, भारत की सरकार अड़ी हुई है, भैया एग्रीकल्चर सेक्टर आपको नहीं देंगे। अब देखो साहब, जो ये ट्रेड डील का टारगेट लिया इन्होंने और ट्रेड डील के साथ, सॉरी माफ कीजिएगा, टैरिफ का खेल आया। टैरिफ के खेल के अंदर एक नया ग्लोबल हीरो निकल करके आता है, वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स वो ऑर्गेनाइजेशन जो अभी तक शायद बहुत ज्यादा हाईलाइट इस जियो पॉलिटिक्स में नहीं था, इस बार सर ब्रिक्स शानदार हाईलाइट हुआ। कारण ये था कि ब्रिक्स के अंदर आर फॉर रशिया है। अब आर फॉर रशिया के दो जो सिपह सालार मजबूत हैं सर, वो आईएनसी है, यानी इंडिया एंड चाइना है। अब इनके साथ में मजबूत हुआ, ब्रिक्स की संख्या बढ़ गई, बाकी और देश भी इसके साथ में शामिल हो गए। अब इनको लगने लगा यार गड़बड़ तो हो रही है टैरिफ वॉर में, तो बोला ऐसा करें क्या, तो जी 10% एडिशनल टैरिफ जो है वो ब्रिक्स पे भी लगाएंगे। 10% एडिशनल टैरिफ लगाएंगे। क्यों लगाएंगे जी, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। अब बड़ा मान ले तो सर राजा की नाक कट जाए ना, नाक बचाने के लिए बोलते हैं नहीं ये तो बहुत छोटा ऑर्गेनाइजेशन, इसे तो मैं इग्नोर करके चलता हूं। तो भाई अगर इग्नोर करके तुम इसे चलते हो तो 10% टैरिफ बेचारों पे क्यों लगाते हो। अगर ये बेचारे हैं, तुम इसको सीरियस ही नहीं लेते हो, तो भैया ऐसा है, ड्रामाबाजी कम करो। ब्रिक्स ने बढ़िया तरीके से G7 हो, चाहे EU हो, चाहे फिर वो USA हो, चाहे फिर वो नाटो हो, ढंग से सबको बढ़िया से एहसास करा दिया है कि अगर यूनाइट ये देश हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, तो क्या कर सकते हैं। इनकी पावर का एहसास सर इसने, ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला डिसिल्वा, आंख दिखाई बढ़िया से, ग्रिंगो वर्ड का यूज कर दिया, यानी श्वेत मूर्ख व्यक्ति जिसमें बुद्धि नहीं है, अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए यूज किया है। इसके साथ में आप यहां पे देख सकते हैं साउथ अफ्रीका के लीडर को, जो साउथ अफ्रीका वाला है, इन्होंने तो इजराइल के अगेंस्ट में सीधा सीधा केस किया है। कहां पे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। उसके साथ में ब्राजील ने बैकअप पे सपोर्ट कर दिया है। इंडिया और रशिया तो खैर क्या ही ये बोलेंगे। तो ब्रिक्स जो डेवलप हुआ वो एक नई ही सनक भाई के दिमाग में बन गई, परेशान हो गया। अब साहब आओ कि उम्मीद हिंदुस्तान से थी क्यों। हिंदुस्तान से उम्मीद ये रही कि जिस तरीके से भारत ने क्वाड को ज्वाइन किया, जिस तरीके भारत ने और भी समझौते करके धीरे धीरे अपने जो टाइज हैं, अपने जो बिजनेस हैं, अपने जो डिफेंस रिलेशंस हैं, अमेरिका की तरफ बढ़ाने शुरू किए। और उनमें सबसे बड़ी बात यह थी कि जो इलेक्शन हो रहा था उसमें भारत के प्रधानमंत्री जी ने ऑफिशियल एक मतलब भाषण के दौरान, जब वो भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप पीछे खड़े थे और वहां पे सर नारा लगा दिया, अब की बार ट्रंप सरकार। तो अब आप सोच के देखिए कि एक दूसरे देश के इलेक्शन में एक देश का प्राइम मिनिस्टर अपना ओपिनियन क्लियर दे रहा है कि भैया हिंदुस्तानियों तुम्हारा किसको साथ होना चाहिए, रिपब्लिकन को साथ होना चाहिए, डेमोक्रेट्स को वोट मत देना, रिपब्लिकन को वोट देना। अब इतनी बड़ी बात, ये एएनआई का कवरेज है सर। अब की बार ट्रंप सरकार, पीएम मोदी एट हाउडी मोदी इवेंट, प्रेजेंस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। बात समझ रहे हैं सर। तो ये होता है सर उम्मीद का कारण। आपने किसी को मीठे वचन बोल दिए तो आपसे आशा कर लेगा, उम्मीद कर लेगा, और यहीं से सर भारत और रशिया के बीच में कुछ हद तक दूरियां आने की शुरुआत हुई। वो शायद हम तो उसको ईश्वरी कृपा मानेंगे कि यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने अपना असल रंग दिखाया और भारत का एक तरह से एक रियलिटी सामने आ गई कि भैया ये तो ऐसा है। मना करने के बाद 25 बार बोल रहा है झूठ कि हमने सीज फायर करा, भारत की दूरियां क्रिएट हो गई। अब मेरे दोस्तों, जब रूस पर 18th पैकेज
ईयू की तरफ से लागू हुआ, तब भी भारत ने इसको रोका नहीं, हमारा ट्रेड डील जारी है। इसका ये जो 18 पैकेज लगाया, उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट है थोड़ा समझिए मेरे दोस्तों। एक कंपनी है रोजनेफ्ट ऑयल कंपनी। ये रोजनेफ्ट ऑयल कंपनी रशिया की एक गवर्नमेंट ऑयल कंपनी है। तो ठीक है भाई, उस पे लगा हमें क्या, हमें सर ये काम, क्योंकि रोजनेफ्ट कंपनी ने भारत में कंपनी हुआ करती थी, पेट्रोल पंप देखे होंगे एसआर के, ठीक है, एसआर कंपनी के। अब एसआर कंपनी को खरीदा और अप्रॉक्स 49% से ज्यादा 49.5 या 49.9% शेयर उस रोजनेफ्ट कंपनी ने परचेज खरीद लिए और उसको नाम रीब्रांडिंग कर दी नायरा एनर्जी के नाम से। अब इसमें क्या है, 49.5% के आसपास रोजनेफ्ट के पास है और बचे हुए शेयर बाकी कुछ लोगों के पास हैं, जिनमें से कुछ लोग अमेरिका के भी हैं। अब साहब इसके ऊपर बैन लग गया। अब ये प्रतिबंध ये था कि ऐसी कंपनियां जिनकी डील रशिया की ऑयल कंपनी से होती हैं, वो यूरोपियन यूनियन के मार्केट में अपने ऑयल प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगी। तो झटका भारत को स्वाभाविक लगना था। कारण यह है कि नायरा एनर्जी की रिफाइनरी वडिनार गुजरात के अंदर है सर, लोकेटेड इस जगह पे, और हम यूरोप के मार्केट में बड़ी सप्लाई जो है वो ऑयल के प्रोडक्ट्स की देते हैं। समझिएगा, जैसे गोल्ड है, गोल्ड में बहुत बड़ा इंपोर्ट हिंदुस्तान करता है। क्रूड ऑयल का अप्रॉक्स हमें टोटल रिक्वायरमेंट का 85% हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन उसको इंपोर्ट करने के बाद में फिनिशिंग गुड्स, फाइनल गुड्स बना करके एक नए उत्पाद में परिवर्तित करके उसको दुनिया के बाकी देशों में बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ज्वेलरी में भी सेम होता है, हम जो गोल्ड है वो इंपोर्ट करते हैं और ज्वेलरी बना करके उसको एक्सपोर्ट करते हैं। अब यूरोप एक बड़ा मार्केट, भारत को इससे झटका लगना लाजमी था, लेकिन भारत अपनी जगह टिका रहा। ज्यादा बड़े जो कठोर जो थे ना, मतलब अजीब, हम बैकफुट पे नहीं आए। अब यहां पर सर सारी कहानी रॉयटर्स की तरफ से शुरू होती है। रॉयटर्स क्या है? ये मेरे दोस्तों एक मीडिया हाउस है, और ये मीडिया हाउस को दुनिया में इस रूप में भी जाना जाता है कि भाई ये भारत का क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं और भारत के लिए कोई बहुत अच्छी सोच या बहुत अच्छे सकारात्मक विचार इनके नहीं है। इनकी कोशिश ये रही कि भैया भारत को एक्सपोज किस मुद्दे पे किया जाए, देखा जाए। मुद्दा हाथ लगा, मुद्दा हाथ ये लगा सर, पढ़िए सर इसको। यहां पर न्यूज है जुलाई 24 की, मतलब कल की, बीते कल की। एन इंडियन कंपनी शिप्ड 1.4 मिलियन वर्थ ऑफ, समझिएगा सर, एक भारतीय कंपनी ने 1.4 मिलियन की कीमत का एन एक्सप्लोसिव कंपाउंड विद मिलिट्री यूजेस टू रशिया इन दिसंबर। मतलब भारत की एक कंपनी ने 1.4 मिलियन की कीमत का, यूएसडी की कीमत का एक एक्सप्लोसिव रशिया को भेजा है, बेचा है, जो कि वो मिलिट्री यूज में काम में लेगा। अकॉर्डिंग टू इंडियन कस्टम्स डाटा सीन बाय रॉयटर्स, डिस्पाइट यूएस थ्रेट टू इंपोज सैंक्शंस ऑन एनी एंटिटी सपोर्टिंग रशियाज यूक्रेन वॉर एफर्ट। ये कहने की देखो इनकी हिमाकत, देखो इनकी हिम्मत, देखो अमेरिका के रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी, कि अब अमेरिका ने कह दिया कि यूक्रेन के सपोर्ट में रशिया को, माफ कीजिएगा, रशिया के सपोर्ट में आकर के इस वॉर के अंदर कोई हेल्प करेगा रशिया की तो उस पर सैंक्शन लगाएंगे। हिंदुस्तान ने एक्सप्लोसिव भेज दिए, जो कि उसके कस्टम डाटा से क्लियर भी किया इन्होंने। आगे देखो ये था क्या, one of the Russian company is listed as receiving the compound known as HMX और ऑक्टोजेन। मेरे दोस्तों ये HMX या ऑक्टोजेन एक ऐसा पदार्थ है जो एक्सप्लोसिव है, हाईली एक्सप्लोसिव है। इसी चीज को टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कवर किया, यूएस सैंक्शंस वार्निंग अनहिडेड। मतलब हमने परवाह नहीं की यूएस के सैंक्शंस की और हमने रशिया को वो चीजें भेजी, हाईलाइट चीजें नहीं की। लेकिन जब हाईलाइट हुई है तो फिर भारत ने कुछ बयान दिए, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। हो सकता था भारत ये कहता जी गलती हो गई, हमें पता नहीं था, ये गलती से चला गया। भारत ने बड़ा स्ट्रेट सर गजब की बात बोली। पहले इसको जान लेते हैं क्या है। मेरे दोस्तों ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी तेलंगाना की है, ठीक है। नाम क्या है? आइडियल डेटोनेटर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, आइडियल डेटोनेटर प्राइवेट लिमिटेड। रूस को HMX या ऑक्टोजेन नामक उच्च शक्ति विस्फोटक पदार्थ की 2 खेप भेजी। कुल राशि लगभग 1.4 मिलियन डॉलर की ये रही है। अब ये जो HMX है, ये कंपनी का ये जो प्रोडक्ट है, इस कंपनी ये प्रोडक्ट को उच्च विस्फोटक माना जाता है, तेजी से विस्फोट करता है मिसाइल में, टॉर्पीडो वॉरहेड में, ठीक है, जो हवाई जहाज होते हैं, जो एक तरह से जो जिसको हम फाइटर जेट्स होते हैं वो यूज करते हैं, रॉकेट मोटर विस्फोटक बनाने में इसका यूज होता है। तो सर बात ये आ रही है कि इनका आरोप है कि इनडायरेक्टली आपने रशिया को इनेबल कर दिया कि वो और अटैकिंग मोड में आकर के यूक्रेन के ऊपर अटैक करे।
तो भैया आपने तो ये गलत किया, अमेरिका के सैंक्शंस के बावजूद। अरे बाप जी बाप, ये तो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे। तो ये जो आइडल डेटोनेटर प्राइवेट लिमिटेड है, इसको थोड़ा सर्च किया भाई, ये है कहां है क्या है, तो एग्जैक्टली इसकी लोकेशन सर, इसको हमने जब लिंक्डइन पे देखा तो ये इट्स आइडल टू बी डी, ये देखा हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है। 201 से 500 एम्प्लॉइज के बीच की कंपनी है और हैदराबाद में अपना काम करती है एक्सप्लोसिव मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना, उसको तैयार करना और बेचना। तो भारत की इस कंपनी ने इस माल को बेच दिया। ये चीजें प्रूव कब होती हैं कि वाकई में ऐसा हुआ? तो सर प्राप्तकर्ताओं में से एक रूसी कंपनी है प्रोमसिनतेज, ठीक है। प्रोमसिनतेज का ये बिल्डिंग है, प्रोमसिनतेज की ये इमेज है जहां पे एक्सप्लोसिव बनते हैं, हथियार बनते हैं। और आप आश्चर्य जानेंगे कि यूक्रेन की जो एक डिफेंस एजेंसी है एसबीयू ने बीते अप्रैल में ही इसके हेडक्वार्टर पे अटैक भी किया था। उसका ये रियल फोटो है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। मतलब इनका बोलना यह है कि यूक्रेन जिस पे अटैक कर रहा है, मतलब रशिया की वो कंपनी जो हथियार बनाती है, उसको अब एक्सप्लोसिव मटेरियल दुनिया में कोई नहीं दे रहा, हिंदुस्तान ने भेज दिए और किसी को बताया नहीं। ठीक है सर, इसी कंपनी के कारखाने पर ड्रोन का हमला करने की बात कही। और दूसरी कंपनी हाई टेक्नोलॉजी इग्निशन सिस्टम के नाम से है, वो भी रशिया की कंपनी है। तो कुल मिलाकर के आरोप ये लग गया कि यूक्रेन के अगेंस्ट में रशिया को हिंदुस्तान ने सपोर्ट किया। तो साहब अंकल का नाराज होना लाजमी था, बुरा लगा। तो अब क्या होगा? हुआ ये कि रिसेंटली यानी बीते ही दिन नाटो के एक मजबूत मेंबर, अमेरिका के एक मजबूत साथी फ्रांस ने प्रेम पत्र पकड़ाया था। भैया गुलाब की उम्मीद थी, पत्तियां हाथ में पकड़ा दी, बोला मैं फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दूंगा। तो दुखी तो थे ही, अब यहां पे आग में घी का डाल काम कर दिया सर इस न्यूज ने। अब इस न्यूज के बाद में बात आती है भारत की। भारत से सवाल जवाब हुए कि आपने ऐसा क्यों किया। कौन आया ऐसा जवाब देने? विक्रम मिस्री। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बड़े पॉपुलर हुए हैं ये, भारत के विदेश सचिव हैं। अब विदेश सचिव साहब ने बातें जो कही बड़ी मजबूती से कही। पहली बात ये बोलते हैं कि will do what we need to do. India won't bow to EU sanctions over Russian oil. Energy security top priority. My dear friends, energy security top priority है हिंदुस्तान की। दूसरा, will do what we need to do, वो करेंगे जो हमें करना है। आप अपने घर रहिए। इंडिया वॉन्ट बॉट टू EU सैंक्शन, भारत को EU के सैंक्शन के आगे हम झुकेंगे नहीं, हाथ खड़े करके बैठ नहीं जाएंगे। तो सर ये मजबूत सा तमाचा जड़ दिया सर विक्रम मिस्री के स्टेटमेंट ने, और इसने फिर से उस ग्लोबल पॉलिटिक्स में हिंदुस्तान की उस मजबूत छवि को जिंदा किया जिसकी अपेक्षा बहुत दिनों से हिंदुस्तान कर रहा था। आप और मेरे जैसे लोग कर रहे थे, हम जैसे साधारण लोग जो हर दिन कुछ उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतर इस देश की डिप्लोमेसी में होगा, वो हो गया। दूसरा स्टेटमेंट और जबरदस्त है सर। विक्रम मिस्री फॉरेन सेक्रेटरी क्या कह रहे हैं? वी अंडरस्टैंड द यूरोप इज फेसिंग ए सीरियस सिक्योरिटी क्राइसिस इश्यूज। हम समझ रहे हैं कि यूरोप जो है वो एक काफी मतलब गंभीर सिक्योरिटी के मुद्दों से जूझ रहा है, बट द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ऑल्सो एग्जिस्ट। बाकी दुनिया भी तो है भाई। तुम परेशान हो, तुम्हारे कुछ नियम होंगे, निपट लो भाई। हमें क्यों छेड़ रहे हो? हमें परेशान, हम हमारे हिसाब से जिएंगे। तुम्हारे क्या लगता है? यूरोप को लगता है कि हम जहां खत्म दुनिया खत्म। पहले भी फिलॉसफी इनकी यही थी। क्या इशारा कर रहा हूं, समझ गए होंगे कि हम खत्म दुनिया खत्म। तो ये आप बोल रहे हैं कि भैया ठीक है तुम्हें इश्यूज हैं, लेकिन दुनिया एग्जिस्ट करती है। तो दोस्तों ये मजबूत जो आज बीते समय में रिसेंटली जो स्टेटमेंट्स गए हैं, इन स्टेटमेंट्स ने अच्छा खासा प्रभाव यूएसए के ऊपर डाला है और वो समझ रहा है कि हिंदुस्तान को छेड़ ज्यादा नहीं सकते। और समझिएगा इस बात को, हिंदुस्तान के ऊपर एकाएक कठोर निर्णय लेने की स्थिति में भी अमेरिका नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका आज भी, क्योंकि भारत यदि उसके हाथ से पूरी तरह से निकल गया तो इस इंडो पैसिफिक रीजन में उसको कोई देखने वाला भी नहीं होगा मेरे साथियों। और धीरे धीरे ये इंडिया की एक विन विन सिचुएशन है जो क्रिएट हो चुकी है। तो सर रूस के करीब 40% तेल का आयात भारत कर रहा है। 2022 में अप्रॉक्स 2% करते थे। मतलब हमने हमारी बात पे हम टिके हुए हैं, हम उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं जो होनी चाहिए, क्योंकि भारत को अपना नजरिया है। और जिस तरीके से सर्गेई लैवरोव जो कि रशिया के विदेश मंत्री हैं और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मीटिंग हुई, जो कि अभी रिसेंटली एससीओ के समिट में मिले थे, और इसके अलावा जो अभी ब्रिक्स के अंदर भारत के जो प्रधानमंत्री जी की मुलाकात रशियन लीडरशिप से, चाइनीज लीडरशिप से हुई, तो इन सबने काम यह किया कि जो रशिया जिस चीज को बहुत हाईलाइट कर रहा है, आरआईसी की यूनिटी, जिसको हम भी चाहते हैं कि आरआईसी मजबूत बने, अपने डिफरेंसेस को डिप्लोमेटिकली कूटनीतिक रूप से दूर किया जाए, चाहे फिर वो भारत चीन या चीन भारत के आपसी जो मतभेद हैं
इनको भी डिप्लोमेटिकली दूर करके आरआईसी को मजबूत, आरआईसी मजबूत तो ब्रिक्स मजबूत, इसमें कोई शक ही नहीं है। क्योंकि रशिया के साथ में इंडिया और चाइना का एक प्लेटफॉर्म पे रहना बहुत जरूरी है। और ग्रेजुअली जो हो रहा है, रिसेंटली पाकिस्तान के जो आसिफ मुनीर के साथ में जो चाइना में हुआ, उसकी उम्मीद पाकिस्तान ने नहीं की थी। भारत के जो स्टेटमेंट अमेरिका के लिए गए, जो विक्रम मिश्री साहब के मैंने आपको बताया, उसकी उम्मीद अमेरिका ने नहीं की थी। फ्रांस का वो कदम अमेरिका की उम्मीद में नहीं था। ऑस्ट्रेलिया का चीन जाना अमेरिका की उम्मीद में नहीं था। जापान का चीन से दोस्ती बढ़ाना अमेरिका की उम्मीद में नहीं था। तो ये सारी की सारी चीजें जिस रूप में आगे बढ़ी, और रिसेंटली गाजा में सीज फायर को लेकर के भारत ने सर जो ओपन स्टेटमेंट दे दिया पॉजिटिव कि रोकना चाहिए, पहले मना का हमने एब्सेंट रह गए थे। तो इन सब चीजों से एहसास क्लियर है कि जो एक सनक आगे बढ़ रही है वो कंट्रोल होनी चाहिए। ब्रिक्स मजबूत होगा, मल्टीपल पावर ब्लॉक्स बनेंगे, एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट इस दुनिया में क्रिएट होगा अगर बैलेंस बना के चीजों को चला जाए। भारत के हित में यही है कि बैलेंसिव अप्रोच में हम बरकरार रहें, बने रहें। सर उसके बीच में एक और जिसको बोलते हैं तड़का लगाने वाली बात, एक और टाइम्स ऑफ इंडिया का ही ये आता है, नव भारत टाइम्स, आपने नाम सुना ही होगा। भारत और रूस बनाएंगे ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल, चीन से लेकर अमेरिका तक सारे एयर डिफेंस हो जाएंगे फैल जाने ताकत। हाइपरसोनिक मिसाइल सर, एक सुपरसोनिक होती है, एक हाइपरसोनिक होती है। ये मैक 5+ की स्पीड में चलने वाली है सर, जिसकी कोई काट सहज नहीं है। तो अब हो क्या रहा है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा टेक्निकल है, नॉलेज के लिए जानिए। भारत के पास यदि ये मिसाइल बन जाती है, सुपरसोनिक पे भी हम हाइपरसोनिक पे काम कर लेते हैं, तो ब्रह्मोस के 3 वेरिएंट भारत के पास में हो जाएंगे। एक तो जो ऑलरेडी है, एक तो ब्रह्मोस जो हमारे पास में जिसका इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा हो रहा है ब्रह्मोस NG जिसका निर्माण अभी चल रहा है, करंटली चल रहा है, और तीसरा ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल जिसे बनाने के लिए भारत और रूस जल्द ही काम शुरू करने वाले हैं। उम्मीद यह है कि जल्दी ही रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का विजिट इंडिया हो सकता है और उस विजिट के अंदर ये इस एग्रीमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये अगर बढ़ जाता है सर तो दुनिया के डिफेंस सेक्टर की बहुत बड़ी डील जो है वो ये हो जाएगी। अब यहां पे देखो, रक्षा मंत्रालय के जुड़े कुछ थिंक टैंक मानते हैं कि इसकी स्पीड मैक 5 टू मैक 8 तक हो सकती है, जो कि बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी बात होती है कि ये लो फ्लाइट उड़ान लेती है। ये मिसाइल लो फ्लाइट मतलब बहुत ऊंचाई पे नहीं जाती है, जमीन से थोड़ा ही ऊपर ही चलती है। थोड़ा ऊपर का मतलब हाइट ठीक ठीक होती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जाती है, जिससे रडार में इंटरसेप्ट नहीं होती और इसको पकड़ना सर लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, ये अगली पीढ़ी की मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल दूरी पर भी हमला कर सकेगी और इसकी मारक क्षमता इसे गेम चेंजर बना सकती है। तो सर ये 2 बड़े डेवलपमेंट, इन 2 बड़े डेवलपमेंट ने सिद्ध तो कर दिया कि भारत और रशिया जहां थे उससे अच्छी मजबूती की तरफ जा रहे हैं। अब हमारी और आप सबकी अपेक्षा एक होनी चाहिए, जो आपके कमेंट्स भर भर के बता देंगे इस बात को कि भारत को रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया, ये 4 देशों का एक तरह से एक क्वाड्रिलैटरल, हम जिसे कैसे चतुर्भुज मजबूत बना सकता है, उसके ऊपर क्या भारत को काम करना चाहिए। आपके कमेंट का प्लीज मुझे वेट रहता है, और ये सारे कमेंट में पर्सनली पढ़ के आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, मेरा ये वादा है आपसे। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, तो ये मुस्कुराहट बरकरार रहे, क्योंकि जो भारत के साथ है भारत उनके साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। हम वो जयचंद नहीं है मेरे दोस्तों जो पृथ्वीराज के साथ थे, हम मजबूती से थे, मजबूती से खड़े रहेंगे। रशिया हमारा मित्र था, हमारा मित्र है और मजबूत मित्र रहेगा। जो बात कही जाती है डिप्लोमेसी में या कूटनीति में, कोई स्थायी मित्र स्थायी शत्रु नहीं होता, बात तो सच है, लेकिन मूल रूप में नजदीक इतिहास को देखा जाए तो सर भारत के रशिया से वर्तमान समय में रिलेशंस मजबूत होने चाहिए और आगे भी बढ़ते रहें। रशिया हो, अमेरिका हो, एक बैलेंस के साथ में हम आगे बढ़े तो देश की उन्नति उत्थान तय है। आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स आपका वेट कर रहा है। तो मेरे दोस्तों, ये छोटा सा एनालिसिस जो हमने हमारी समझ से किया, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और भारत को क्या रशिया से और मजबूत संबंधों को बढ़ाते हुए अमेरिका के दबाव को इग्नोर कर देना चाहिए? आपके कमेंट, ये मैसेज वहां पहुंचा दें, पढ़ें तो मालूम चले कि भाई हिंदुस्तान जो है वो अब अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा, अपने सच्चे दोस्त के साथ खड़ा है, क्योंकि तेरे जैसा यार कहां ऐसा याराना। साथियों, फिर मिलूंगा आप लोगों से किसी अगले वीडियो में इसी चैनल पे। सब्सक्राइब करिएगा। 1 लाख के अगले माइलस्टोन हमें जल्दी ही पूरा करना है और उसको पूरा करने में आपका सहयोग हमें चाहिए। सो फिर से विदा लेता हूं आप लोगों के साथ में। तो विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, सी यू सून अगेन, बाय बाय।